नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पीएम मोदी, अमित शाह, डोवाल और ताबड़तोड़ मीटिंग्स। पाकिस्तान पर आज रात ही अटैक होगा क्या? मोदी का वो प्लान, पाकिस्तान आधी रात चिल्लाया कोई तो बचा लो, आज उसके बारे में बताऊंगा। पीओके की रेकी कराए राफेल, क्या अखंड भारत का प्लान फाइनल हो चुका है? भारत के हमले से घबराए पाकिस्तान ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ क्या कर दिया? बॉर्डर पर भयंकर हलचल, पाकिस्तान F-16 से लेकर रडार तक कहां लेकर भागने लगा है? एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ बलोच आर्मी, इधर से भारत, पाकिस्तान का नक्शा चेंज होना तय है क्या? भारत के वो हथियार जो हाफिज सईद, मसूद अजहर, मुनीर किसी को भी टपका सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की पाकिस्तान को कौन सी चेतावनी आ गई है? टारगेट पर ऐसा कौन है जो 1 लाख के बराबर है? मोदी शाह का ऐसा एक्शन, 40 साल से भारत में घुसे बैठे पाकिस्तानी बिल से कैसे बाहर आ गए? पाकिस्तानी लुगाई के घर जाने की बारी आई तो बागेश्वर बाबा ने क्या कह दिया, आज यह भी दिखाऊंगा। लेकिन जैसा आपको पता है, पाठशाला में हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त भारत पाकिस्तान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉस, आज की डेट में देश में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए आज की रात सबसे भारी है? क्या आज रात ही पाकिस्तान पर अटैक हो जाएगा? आज इसके कई संकेत मिले और इसे समझने के लिए आपको आज पूरी पाठशाला देखनी जरूरी है। फिलहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा संकेत, सबसे बड़ी खबर, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एनएसए अजीत डोवाल पीएम के घर पहुंच गए। पीएम के घर पर नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल की मीटिंग इस वक्त चल रही है जब आप ये शो देख रहे हैं। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल की ये मीटिंग रात के इस वक्त होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2 बार पीएम मोदी और अजीत डोवाल की बातचीत हो चुकी है और प्रधानमंत्री के घर पर इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पीएम मोदी के घर पर मौजूद हैं और पीएम मोदी और अजीत डोवाल की यह मीटिंग पिछले कुछ वक्त से चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह चर्चा पाकिस्तान को लेकर हो रही है, पाकिस्तान पर होने वाले एक्शन को लेकर हो रही है, क्योंकि और कोई बड़ी वजह अभी नजर नहीं आती कि एनएसए जो है वो पीएम से मिलने जाएंगे रात के इस वक्त करीब 9 बजे के करीब। यानी यह पहला बड़ा संकेत कि क्या पाकिस्तान पर आज की रात भारी है, क्या फाइनल काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं, और वो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी हो गई है। सिंधु जल समझौते पर अमित शाह की एक और मीटिंग हुई है। इस अहम मीटिंग में जल शक्ति मंत्री भी मौजूद थे। पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देने का जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो फाइनल होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक निर्णय ले लिया और छोड़ दिया। प्रधानमंत्री के घर पर एनएसए अजीत डोवाल बैठे हैं, गृह मंत्री के घर पर जल शक्ति मंत्री बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, उनकी मीटिंग चली है। और कहा जा रहा है कि यह मीटिंग जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है उसको लेकर मीटिंग हुई है कि कैसे पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देना है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सिंधु जल संधि पर रोक से चौतरफा पाकिस्तान घिर गया है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल कोर्ट और वर्ल्ड बैंक जाने की तैयारी कर रहा है वो। ICJ और वर्ल्ड बैंक के सामने पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाएगा कि भारत ने जो ये पानी बंद किया है इससे हमें बचाइए, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारे यहां देश में कुछ लोग जो हैं वो मोदी विरोध में कह रहे थे कि ये सिंधु जल समझौता जो है उसको अगर स्थगित कर दिया तो क्या ही हो गया। क्या हो गया? आपको पाकिस्तान की इस जो उसकी हड़बड़ाहट है उससे समझना चाहिए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और वर्ल्ड बैंक के सामने गिड़गिड़ाने जा रहा है कि बॉस मोदी को रोकिए, किसी तरीके से ये सिंधु जल समझौता जो स्थगित हुआ है उसको फिर से पटरी पर लाइए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर एक्शन के बीच पीएम मोदी का चौंकाने वाला फैसला। जातिगत जनगणना के फैसले से पीएम मोदी ने आज सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार देश में जातिगत जनगणना होने जा रही है। मूल जनगणना के साथ साथ जाति की भी जनगणना होगी।
जाति जनगणना मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है, अमित शाह ने कहा है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना का विरोध किया था, अमित शाह ने यह भी ट्वीट किया। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जाति जनगणना पर राजनीति की थी, यह भी अमित शाह ने आरोप लगाया है। यानी एक तरफ पाकिस्तान अलबलाया हुआ है कि भारत करने क्या वाला है, और यहां नरेंद्र मोदी बिल्कुल कूल हैं, बिल्कुल शांत दिमाग से अपना काम किए जा रहे हैं। और पॉलिटिक्स के लेवल पर आप सोचिए, इससे बड़ा फैसला इस वक्त लेने के लिए मतलब आपको कलेजा चाहिए बॉस, कि आप इतने शांत हो। जैसे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को मिस्टर कूल कहा जाता है, आप प्रधानमंत्री के लिए सोचिए कि इतना तनाव उनको होगा कि पाकिस्तान पर क्या एक्शन होना है, क्या रिपरकशन होगा, नहीं होगा। वो आराम से, उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई जातिगत जनगणना हम कराएंगे, और उन्होंने उसका फैसला ले लिया कि जातिगत जनगणना होगी। और यहां विपक्ष हड़बड़ा गया कि भाई इधर तो पाकिस्तान की बात हो रही थी, मोदी बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज जातिगत जनगणना पर पूरे देश को चौंका दिया, जिस तरह से जातिगत जनगणना पर विपक्ष की पूरी राजनीति एक झटके में खत्म कर दी, वैसे ही पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके लिए भी सरप्राइज आने वाला है। पाकिस्तान की टांगे कल से ही कांप रही हैं जब से नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। पाकिस्तान बॉस पूरी रात सोया नहीं, और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। उसकी सेना और उसके नेताओं की नींद उड़ी हुई है। पूरी रात वो आसमान ताकते रहे कि कब भारत से कोई बम तो नहीं गिर जाएगा। जैसे तैसे पाकिस्तान की रात कटी तो सुबह नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक मीटिंग बुलाकर पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर दी। आज पीएम मोदी के आवास पर 4 बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो आप समझिए कि ताबूत में जो आखिरी कील ठोकने के लिए फैसला होना है वो इसमें जरूर हुआ होगा, कहा जा रहा है। सुबह 11 बजे यह मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, यह मीटिंग सुबह 11:15 बजे हुई। तीसरी मीटिंग सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यह मीटिंग 11:40 पर हुई। और चौथी मीटिंग कैबिनेट की मीटिंग थी जो दोपहर 12 बजे हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अलग से फिर मीटिंग की। फिर पीएम मोदी और अमित शाह ने भी अलग से बैठक की। यानी सुबह से दोपहर तक पीएम मोदी बैक टू बैक मीटिंग्स में ही बिजी थे। एक के बाद एक मीटिंग्स का दौर चल रहा था। उसके बाद पीएम मोदी साउथ ब्लॉक स्थित अपने पीएमओ पहुंचे, मतलब ताबड़तोड़ मीटिंग हुई। उसके बाद पीएम अपने कार्यालय चले गए, वहां वो करीब 2 घंटे तक रुके हैं। और पीएमओ में भी कहा जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिला, चहलकदमी देखने को मिली है, जिस तरीके से पीएम मोदी इन 4 बड़ी मीटिंग के बाद पीएमओ पहुंचे थे। इतना ही नहीं, आज सबकी नजरें सीसीएस की मीटिंग पर रही, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। पहलगाम हमले के बाद यह दूसरी सीसीएस की मीटिंग थी। पहली मीटिंग में सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला हुआ था। बहुत संभव है कि दूसरी मीटिंग में पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन पर फैसला हो गया हो। कल ही पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ लंबी चर्चा की थी। माना जा रहा है कि उस मीटिंग में सेना ने जो अपना प्लान रखा था, आज सीसीएस की मीटिंग में उस पर चर्चा हुई होगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन पर बात हुई होगी। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद तक अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन पर चर्चा हुई होगी। और बिना चूक के पाकिस्तान पर पूरी ताकत से प्रहार करने के लिए विकल्प जो बेस्ट है उस पर भी बात हुई होगी, और उस पर मुहर भी लगी होगी, यह मान के चलिए। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा समीक्षा पर भी चर्चा हुई होगी, यह भी माना जा रहा है। यानी सुबह 11 बजे सीसीएस की मीटिंग फाइनल मुहर लग चुकी है। इसलिए भी लोगों को लग रहा है कि आज की रात क्या कयामत की रात है पाकिस्तान के लिए। क्या आज ही वो एक्शन होगा जिसका देश इंतजार कर रहा है? क्या आज ही वो एक्शन होगा जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है? और इसके कुछ और संकेत हैं, वो भी आपको अभी आगे दिखाऊंगा। सीसीएस की मीटिंग के बाद सीसीईए की भी मीटिंग हुई। सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इस मीटिंग में पाकिस्तान पर भारत के एक्शन के आर्थिक पक्ष पर चर्चा हुई होगी। युद्ध होने की स्थिति में भारत पर कितना खर्च आ सकता है, इसका प्रभाव भारत की जीडीपी पर कैसे और कितना पड़ेगा, इसकी भी समीक्षा हुई होगी। अगर जल्द से जल्द भारत को कोई हथियार चाहिए तो इस पर होने वाले खर्च पर भी चर्चा हुई होगी। अगर युद्ध हुआ तो उस स्थिति में भी जन कल्याण की योजनाएं कैसे जारी रहेंगी, इस पर भी बात हुई होगी। आतंकवादियों की फंडिंग पर और शिकंजा कसने पर भी इसमें चर्चा हुई होगी इस मीटिंग में। यानी पहले एक्शन तय हुआ है, फिर उसके बाद के जो आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं या हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। उस पर फाइनल मुहर लगा दी गई है कि यह काम तो होना ही होना है, इसको थोड़ा रोक सकते हैं, देर से कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान पर हमले से पहले पीएम मोदी ने पूरा होमवर्क कर लिया है।
दिल्ली से लेकर कश्मीर और बॉर्डर तक की तैयारी कैसी है, पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ी हुई है, हमले के बीच पाकिस्तान ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को कहां छिपा दिया है, और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राफेल क्या करने गए थे, यह सब दिखाऊंगा। पहले दिन भर की हलचल की एक झलक देखिए। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा। 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। We can have war in next day 2 or 3 or 4. अरे ये तुमको शर्म नहीं है? तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। घूम फिर के इनका रोना वहीं आकर खत्म होता है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। लेकिन अगर एटम बॉम्ब है तो इतना छाती क्यों पीट रहे हो, रो क्यों रहे हो? क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, पीएम आवास पर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग जो चल रही है, इसमें अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ आर्मी चीफ पहुंच गए हैं। एनएसए, आर्मी चीफ और विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के घर पर मौजूद हैं। देखिए, हर पल लगभग बहुत तेजी से पूरा घटनाक्रम बदल रहा है। मैंने आपको बताया था आपसे थोड़ी देर पहले पीएम के घर पर एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी की अकेले में मीटिंग हुई है। उसके बाद आप देखिए वहां आर्मी चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंच गए हैं। यानी जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के लिए आज की रात कयामत की रात हो सकती है। आप इन संकेतों को अगर जोड़ते जाएंगे तो आपके लिए तस्वीर बनेगी। हमारे लिए इस वक्त कुछ फाइनल कहना उचित नहीं होगा, राष्ट्रहित में नहीं होगा। हालांकि एलओसी से इस वक्त एक और बड़ी खबर, राफेल लड़ाकू विमानों ने पीओके की रेकी की है। यह बहुत बड़ी खबर है कि भारत के जो राफेल लड़ाकू विमान हैं, उन्होंने कल रात पीओके की रेकी की है। पीओके के पास राफेल की उड़ान से पाकिस्तान सहमा हुआ है। 4 राफेल फाइटर जेट देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। एलओसी पर रात में राफेल फाइटर जेट से पेट्रोलिंग की गई है और पीओके की रेकी, ये पाकिस्तान के चैनल्स खुद दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब आकर राफेल ने पीओके की रेकी की है। और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या मिशन पीओके लॉन्च होने वाला है, जिसका बहुत लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे। पाकिस्तान इस बात से भी घबराया हुआ है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर, भारत के डर से पाकिस्तान ने सारा एयर स्पेस बंद कर दिया है। गिलगित स्कार्दू की सारी फ्लाइट पाकिस्तान ने रद्द कर दी है। पाकिस्तान के सभी बड़े एयरपोर्ट्स में हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यानी पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा लग रहा है कि भारत शायद एयर स्ट्राइक कर सकता है, और इसलिए उसने पहले अपना जो एयर स्पेस है उसको बंद किया, सारी फ्लाइट रद्द कर दी है। पाकिस्तान भी शायद यह मान के चल रहा है कि आज की रात कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में मोदी का भयंकर खौफ चल रहा है। पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक खलबली है। राफेल की एयर स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान ने एयर स्पेस की निगरानी बहुत टाइट कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान ने आर्टिलरी यूनिट्स एंड स्पेशल फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी है। भारत के हमले से आतंकियों को बचाने के लिए उन्हें लॉन्च पैड से हटा दिया गया है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन और बाकी देशों से गुहार लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि भारत के हमले से बचाओ। पाकिस्तान के मंत्री आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जागकर कह रहे हैं कि भारत 24 से 36 घंटे में अटैक करने वाला है। सोचिए पाकिस्तान किस तरह अंदर से मोदी के नए भारत के डर में बैठा हुआ है। आप देखिए, पाकिस्तान का आईएनबी मिनिस्टर रात के 2-2:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि भारत 24 से 36 घंटे में जो है वो अटैक कर सकता है। भाई मेरे तो कुछ प्रश्न है आपसे। पहली बात तो अगर भारत 24 से 36 घंटे में अटैक करने वाला था तो ये भाई रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा था? सुबह उठ के कर लेता प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी हड़बड़ी क्या थी? उससे भी बड़ी बात, भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। वो तो खुल के खुला बोल चुके हैं पूरी दुनिया को। तो हमारे पास इनपुट है कि हमला हो। क्या इनपुट है भाई? ऐसा क्या इनपुट? होगा हमला, ये तो सबको पता है।
इनपुट क्या लाए हो? ये रात को 2 बजे इसलिए उठे हैं क्योंकि इनकी हालत खराब है। ये रात के 2 बजे दुनिया से एक्चुअली मदद मांग रहे थे कि भाई हमको कोई बचाओ, ये कभी भी ठोक देंगे। ये है इनकी हालत, गिग्गी बनी हुई है इनकी। पाकिस्तान में इस कदर खौफ इसलिए है क्योंकि एलओसी पर कई दिनों से पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई भी चल रही है। पाकिस्तान बौखलाकर गोलीबारी कर रहा है, भारत दोगुनी ताकत से पाकिस्तान को ठोक रहा है। कल रात को भी बौखलाहट में पाकिस्तान ने जम्मू के परगवाल सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में एलओसी पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। पहलगाम हमले के बाद से पिछले 1 हफ्ते में पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 51 लोकेशन पर फायरिंग की है। उरी, पुंछ, सुंदरबनी, कुपवाड़ा, बारामूला, नौशेरा, अखनूर में गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जब घबराता है तो शेलिंग पर आ जाता है, वो गोलीबारी करता है, गोलाबारी करता है। उसको लगता है कि बाप रे बाप रात में कुछ हो ना जाए, तो वो क्या करता है, बम गिराने लगता है कि ताकि जो सामने से अगर कोई आ रहा होगा तो उसको लगे कि अरे ये तो यहां पर है, ये तो देख रहे हैं, ये तो नजर रख रहे हैं, कोई हो कहीं पर बम गिरेगा, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो एक्शन रुकेगा। तो पाकिस्तान घबराहट में बम चलाने लगता है। एलओसी के आखिरी गांव से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर एलओसी से एक बड़ी खबर आ रही है वो बताऊंगा। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक नजदीकी इलाके में हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव है और मेरे सहयोगी मीर महराज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की, और उसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फेंस है आपको साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। यही वो इलाका है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक है और यहाँ पर 2 साल 3 साल पहले भी पाकिस्तानी सेना लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। तो ये वो बैंकर है जहां पे ये फिर जो है आ जाते हैं और यहां पे छुप जाते हैं, यहां पे अपनी जान बचाते हैं। इस वक्त एलओसी से एक और बड़ी खबर आ गई है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच बातचीत हुई है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन को लेकर बातचीत की गई है। सीज फायर के उल्लंघन पर भारत की पाकिस्तान को चेतावनी कि भाई ये सब रोको, ये तमाशा नहीं चलेगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने इस वक्त गिड़गिड़ा रहा है कि मोदी के हमले से बचाओ। खबर है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने 12 देशों को अप्रोच किया है। इसमें चीन शामिल है, सऊदी अरब, ईरान, कतर, यूएई, तुर्की, यूके, हंगरी, अजरबैजान, इजिप्ट, कुवैत और बहरीन से पाकिस्तान ने बातचीत की है कि भाई कोई तो मदद के लिए आओ। पाकिस्तान चाहता कि ये देश बीच बचाव करें, बातचीत से कोई रास्ता निकलवा दें। बदले में पाकिस्तान पहलगाम हमले की स्वतंत्र जांच की बात कर रहा है। तुम स्वतंत्र जांच करोगे? पहले जो क्रेडिबल एविडेंस हमने दिया है कि तुम्हारा एक जो आर्मी में रहा हुआ व्यक्ति है, पैरा कमांडो, वो आया है इधर हमला करने, और उसके बाद तुम क्या जांच करोगे भाई? ये सब तमाशा छोड़ो। तुम्हारा एक मंत्री बाद में कह चुका, एक नेता संसद के अंदर, कि पुलवामा हमने किया था। तो पहले तो आप पुलवामा से भी मना करते थे, इन्होंने 26/11 नहीं माना, उसके तमाम सबूत हैं कि इन्होंने किया था। ये देश कभी मानने वाला है? लेकिन ये घबराया हुआ है। इंडिया सारे देशों को बुला के सबूत दिखा रहा है कि देखो हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, वजह यह है इसलिए ठोके। ये क्या कर रहे हैं भाई? कोई बचाओ, ऐसी हालत है। पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरह भारत बस रुक जाए। भारत ने दुनिया को डंके की चोट पर बताया कि वो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता पीएम मोदी को फोन कर चुके हैं। भारत जिन भी देशों से बात कर रहा है उनको साफ बता रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद की सजा भुगतनी होगी। कल जब पीएम मोदी तीनों सेना प्रमुख के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान पर एक्शन का प्लान बना रहे थे, उसी दौरान यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी और पहलगाम हमले की निंदा की थी। इस बातचीत में यूएन चीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई थी, लेकिन भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि वो इस हमले के दोषियों, साजिशकर्ताओं और मददगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 7 नॉन परमानेंट मेंबर से बात की और उन देशों को पाकिस्तान की करतूत के बारे में बताया। यह बात भी दोहराई कि भारत दोषियों को कड़ी सजा देगा। यानी यूनाइटेड नेशन से भी बातचीत में भारत ने क्लियर कर दिया कि वेरी गुड, आप कह रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ गलत था, वेल डन, ऐसा ही कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो हुआ आतंक के खिलाफ लड़ाई मजबूत होनी चाहिए, वेल डन, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो सजा देनी है वो हम देंगे। भारत किसी प्रेशर में नहीं आ रहा बॉस। इस वक्त पाकिस्तान के आतंकियों को भारत इस बार हर हाल में सजा देकर रहेगा। यह बात पाकिस्तान अच्छे से समझ गया है, इसलिए अब पाकिस्तान ने इन आतंकियों को बचाने का नया प्लान बनाया।
पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर के मारे जाने का डर है। हाफिज सईद और मसूद अजहर को अज्ञात जगह पर शिफ्ट किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड कर दिया है। यानी आप सोचिए, जिस वक्त पाकिस्तान को चिंता होनी चाहिए कि भाई हम भारत को मतलब कैसे रोकें, उस वक्त भी वो आतंकियों को बचा रहा है। इतना बड़ा हमदर्द है वो आतंकियों। हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान ने कहां शिफ्ट किया होगा, उनके संभावित ठिकाने क्या हैं, किन हथियारों से और कैसे भारत बिना बॉर्डर क्रॉस किए इन आतंकियों को टारगेट कर सकता है, इसकी डिटेल आपको आज आगे बताऊंगा अगले चैप्टर में। लेकिन हाफिज सईद जैसे जो आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए, वो पहले कहते थे कि मोदी पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो मोदी की सांसें बंद कर दूंगा। लेकिन आज देखिए कि ये आतंकवादी अपनी सांसें बचाने के लिए भाग रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, और मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद करके दिखा भी दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि सिंधु जल समझौता रोकने के भारत के फैसले का क्या असर हुआ है। पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रुक चुका है। ये दो सैटेलाइट इमेजेस आप देखिए। इसमें एक तस्वीर 26 अप्रैल की है, जिसमें सियालकोट के पास चिनाब नदी में पानी दिख रहा है। देखिए 26 तारीख की तस्वीर, वहां आपको नीचे जो काला काला हिस्सा दिख रहा है वो पानी का हिस्सा दिख रहा है। और दूसरी तस्वीर 29 अप्रैल की है, जिसमें चिनाब नदी सूखी हुई दिख रही है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान पर भारत ने जो वाटर स्ट्राइक की, उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और यही बात हमने कही थी कि यहां कुछ लोग मोदी विरोध में कह रहे हैं कि इससे क्या ही हो जाएगा, अभी तो डैम नहीं बने, ये नहीं। अरे भाई, पहली बात तो यह बताओ कि जब तक सिंधु समझौता स्थगित नहीं करोगे, डैम बनाओगे कैसे? कैसे बनाओगे? रातों रात उठोगे और कहोगे कि नहीं, अब से कल से एक बूंद पानी नहीं जाएगा। किसी दिन तो बनाना पड़ेगा, और बनाने में 2 साल लगे, 1 साल लगे, 4 साल लगे। उसके लिए सिंधु समझौता रद्द करोगे तभी तो, नहीं तो एक ही ट्रक होके पाकिस्तान दौड़ा जाता था वर्ल्ड बैंक के पास कि देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, रोकिए इनको। तो वो भी भविष्य में करना है तो कभी तो शुरू करना पड़ेगा। तो पहली बात तो वो। और दूसरा, हमने आपको कहा था कि पानी रोको छोड़ो, रोको छोड़ो, पानी कितना आ रहा है इसका इंफॉर्मेशन मत दो। इसी में पाकिस्तान अलबला जाएगा। वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आप सुनिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, जिन्हें समझ में आ चुका है कि अब भारत के प्रतिशोध से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अगर इसे आप समझें, जो ये भाई साहब कह रहे थे, इसका भावार्थ निकालें। जैसे पेपर में कई बार लिखना होता है कि भावार्थ बताइए क्या कह रहे हैं, भाव क्या है। यहां कवि ये कहना चाह रहा है कि हम भिखारी देश है पाकिस्तान, हमारे पास पैसा नहीं है लड़ने का, लेकिन क्या करें, भारत ठोकने आएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये खुद वो बता रहा है। पाकिस्तान का दम निकला जा रहा है। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया तो क्या ही अद्भुत कर दिया। एक बार संजय राउत को सुनिए जरा, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि ओवैसी ने कैसे जवाब दिया है। आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश की, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी। प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है, आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए। आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है। आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है। आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं है झटक दिया, आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। इस देश के लोग भी सोचते हैं कि ये कैसे नेता हैं, ये कैसी पॉलिटिक्स है इनकी, कि इस समय में भी मतलब मोदी विरोध में इनका खत्म ही नहीं हो रहा। कह रहे हैं फ्री हैंड दे ही दिया तो क्या हो गया। अरे बॉस, फ्री हैंड देना यही सबसे बड़े नेतृत्व के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक होता है। नहीं तो इसी देश में 26/11 करके लोग चले गए थे आतंकी, और भारत क्या देता था? फ्री हैंड नहीं देता था, भारत डोजियर देता था। यह हालत थी भारत की। एयरफोर्स तैयार थी पाकिस्तान को ठोकने के लिए 26/11 के बाद। फ्री हैंड नहीं मिला था तब की सरकार से, और आज ये कह रहे हैं कि फ्री हैंड दे ही दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। एक तरफ संजय राउत जैसे नेता हैं, दूसरी तरफ ओवैसी है। ओवैसी ने तो पिछले कई दिनों से पूरे देश को चौंका रखा है, पाकिस्तान की क्लास लगा रखी है। सुनिए ओवैसी ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया है। संजय राउत किसी और से नहीं तो कम से कम ओवैसी से ही सीख ले। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर,
वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता, जो लोग गए अब उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। बॉस, ये तो आज इस देश में बहुत सारे नेताओं को देखना चाहिए जो पाकिस्तान के मतलब लिए तो नहीं, लेकिन ऐसी बातें बोलते हैं जो पाकिस्तान के काम आ रही है, कि कम से कम ओवैसी से सीखें कि ऐसे समय में कैसे देश के साथ खड़ा हुआ जाता है। पाकिस्तान घबराहट में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिससे वो पूरी दुनिया के सामने जोकर साबित हो गया है। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। पाकिस्तान का हाल तो यह है कि वो पन्नू जैसे जोकर के भरोसे बैठा है कि पन्नू उसे बचाएगा, और बातें पाकिस्तान कर रहा है कि बाबरी मस्जिद से तो असीम मुनीर अजान पड़ेगा। सुनिए पाकिस्तान के एक नेता ने क्या कहा है। इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। पन्नू ने कहा है कि कोई सिख फौजी जो है वो पाकिस्तान की धरती में नहीं। पन्नू है कौन भाई? कौन है पन्नू? आपका फूफा हो सकता है, हमारा कोई रिलेटिव तो नहीं है कि वो कहेगा कि हमारे यहां का कोई सिख सैनिक उधर नहीं जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि भाई जो यहां बाबरी मस्जिद बनेगी उसकी ईंट पाकिस्तान का सैनिक रखेगा और आर्मी चीफ मुनीर जो है वो वहां से अजान देगा। हमारे यहां की कोर्ट ने एक मस्जिद बनाने के लिए जगह दे रखी है। आप जो कह रही है वो तभी हो सकता है जब भारत घुस के ठोके। आपके यहाँ के सैनिकों को हमने बंधक बनाया था 1971 में, छोड़ दिया था बाद में। उनको बंधक बना के लाएंगे तो यहां कुछ मिस्त्री का काम दे सकते हैं, बनाने में काम आ सकता है। मुनीर जो है ना वहां मिस्त्री का काम कर सकता है, उससे ज्यादा की औकात नहीं हो सकती। पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान में सेना और पुलिस के बीच ही भिड़ंत हो गई है। आपस में सेना और पुलिस के जवान लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना और पुलिस की लड़ाई की खबर आ रही है। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की पुलिस आपस में भिड़ गए। भाई साहब, पाकिस्तान में मार मची हुई है। पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारत की सेना को पता है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करने वाली। वैसे पाकिस्तान पर विक्ट्री के लिए भारत की तैयारी पूरी है। इस विक्ट्री को देखने के लिए पीएम मोदी ने रूस के विक्ट्री डे परेड में जाना कैंसिल कर दिया है। पीएम मोदी अब 9 मई को रूस नहीं जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को विक्ट्री डे परेड में शामिल होने का न्योता दिया था। पहले यह भी खबरें थी कि पीएम मोदी की जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा सकते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजनाथ सिंह भी अब रूस नहीं जाएंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इस इवेंट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में रूस की जीत को लेकर हर साल मॉस्को में विक्ट्री डे परेड मनाई जाती है। रूस भारत का पुराना दोस्त है। पीएम मोदी और पुतिन की गहरी दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद अगर पीएम मोदी रूस नहीं जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी समय कुछ बड़ा होने वाला है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर रहकर एक एक चीज देखना चाहते हैं। अपने कंट्रोल में चीजें रखते हुए ये एक्शन हो, ये देखना चाहते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। बॉर्डर पर भयंकर हलचल। पाकिस्तान F-16 से लेकर रडार तक कहां लेकर भागने लगा। एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ बलोच आर्मी, इधर से भारत। पाकिस्तान का नक्शा चेंज होना तय हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है कि जब चाहो जैसे चाहो पाकिस्तान से पहलगाम का बदला ले, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा टाइट है कि पूरी रात पाकिस्तान सरकार और फौज दोनों की नींद हराम हो गई। भारतीय सेना को खुली छूट मिलने के बाद पाकिस्तान को स्लीपिंग पिल्स खाकर भी नींद नहीं आ रही। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने तो सुबह होने तक का इंतजार नहीं किया, आधी रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बस भारत जैसे अब हमला कर देगा, कोई तो बचाए। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान पर हमला करने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को भी पता है कि पीएम मोदी से सेना को खुली छूट मिलने के बाद अब किसी भी वक्त हमला हो जाएगा। बॉर्डर पर भारतीय सेना की मूवमेंट से घबराई पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रातों रात अपने F-16 फाइटर जेट्स कहां शिफ्ट कर दिए हैं, आज आपको यह बताऊं। वैसे जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की मिट्टी पलीद होना तय है, क्योंकि एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ बलोच आर्मी और इधर भारत। पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा बॉस। और अब तो पश्तून और सिंधी विद्रोहियों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है। इसके बारे में भी इस चैप्टर में बताऊंगा। इस वक्त तो पाकिस्तान में इंडिया का ही खौफ चल रहा है,
क्योंकि पहलगाम का बदला लेने का पूरा ब्लूप्रिंट भारतीय सेना ने पीएम मोदी के साथ शेयर कर दिया है। पाकिस्तान खुद अलबलाया हुआ कि हमला होगा किधर से, वो इस आग से बचेगा कैसे। पाकिस्तानियों को पैनिक अटैक आ रहा है, जरा उसकी एक झलक देखिए, फिर बताता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त अपने बॉर्डर पर क्या कर रहा है, F-16 के साथ क्या कर रहा है। भारत के अटैक को लेकर पाकिस्तान आर्मी पिछले 7 दिनों से लगातार जाग रही है। पीओके से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक 24 घंटे पेट्रोलिंग चल रही है। अब तक तो पाकिस्तान आर्मी की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन अब पाकिस्तान के मंत्री भी आधी रात को उठकर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। कल रात 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पाकिस्तान के लोगों को अलर्ट करते हुए बताया कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में अटैक करने वाला है। इसी बीच यह खबर आई कि भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम के हमले के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट ग्वादर के इलाके में भेज दिए। पाकिस्तान का डर और भी बढ़ गया जब वहां के चैनल्स पर यह खबर फैल गई कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स पीओके के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे, रेकी कर रहे थे। पाकिस्तान के डरे होने की इससे बड़ी बात क्या होगी कि भारत के हमले के डर से हाफिज सईद जैसे आतंकियों को सीक्रेट जगह पर छुपा रहा है वो। इसके अलावा कल रात बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक एजेंट को मौत के घाट उतार दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, वहीं पाकिस्तानी जनरल मुनीर का अता पता ही नहीं है। पाकिस्तान के मंत्री भारत के हमले की आशंका जता रहे। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दिए हैं। पाकिस्तान में राफेल का खौफ जो है वो चौतरफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट्स को रातों रात गायब कर दिया। आमतौर पर युद्ध के दौरान हथियारों की ताकत चेक की जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है। एक तरफ भारत के राफेल पीओके के आसपास गरज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने F-16 को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है। खबर आई है कि भारत के सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम S-400 के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट को ग्वादर इलाके में भेज दिया है ताकि S-400 की रेंज से F-16 को बचाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान के ज्यादातर एयरबेस भारत के बॉर्डर से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं। भारत का एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले ठिकानों को उड़ा सकता है। इसलिए S-400 के डर से पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर जेट्स को ग्वादर के पास पसनी एयरबेस पर तैनात कर दिया है। ग्वादर का यह एयरबेस भारत के बॉर्डर के करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान को दूसरा डर यह भी है कि अगर उसने F-16 इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इस फाइटर जेट को सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ मिशन के लिए बेचा था। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर JF-17 लड़ाकू विमान को तैनात किया है, लेकिन चीन में बने ये फाइटर जेट्स तो कबाड़ हैं, जिनके बारे में हमने आपको कल ही बताया। आगे बढ़ने से पहले आपको पाकिस्तान के F-16 की नई लोकेशन बता देता हूं। पसनी एयरफील्ड जो बलूचिस्तान के ग्वादर इलाके में आता है, वहां पर ये F-16 शिफ्ट किए गए। आप देखिए जो बॉर्डर का इलाका है, भारत से ये जगह करीब 1500 किलोमीटर दूर है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, जरा इस जगह पर दिखाइए, ये आप जब मैप को यहां देखेंगे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि ये वो हिस्सा है। तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब पाकिस्तान क्या देख रहा है कि यहां हर जगह आप देखिए S-400 भारत ने S-400 लगा रखा है। तो F-16 करेगा ही क्या, वो इधर से उड़ेगा, ठोक दिया जाएगा। तो उसने S-400 के प्रकोप से बचाने के लिए जो F-16 यहां इन जगहों पर तैनात होते थे उनको उठाया और यहां पर पसनी जो ग्वादर पोर्ट है के पास का इलाका है, वहां पर उसको शिफ्ट किया है अपने F-16। तो ये तो उसकी घबराहट का आलम है। पाकिस्तान को लगता है कि पीओके और इंडियन बॉर्डर से भागकर वो अपने F-16 को बचा सकता है, लेकिन शायद वो ये भूल रहा है कि भारत के पास राफेल जैसे फाइटर प्लेन है जिससे लंबी दूरी की मिसाइल्स फायर की जा सकती है। आप देखिए कि भारत ने तो अभी बदला लेना शुरू भी नहीं किया है और पाकिस्तान की सेना और मंत्रियों की नींद उड़ गई। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मंत्री भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी देने आए थे। अब पाकिस्तान के मंत्री रात रात भर जागकर पाकिस्तान के लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में कितनी दहशत है इसका पता इस बात से भी लगता है कि भारत का फाइटर जेट राफेल पीओके के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा है। कल रात पाकिस्तान में खबर फैल गई कि पीओके के ऊपर भारत के 4 राफेल विमानों ने पेट्रोलिंग की है। इस खबर से पाकिस्तान में हड़कंप मच गई। खबरें चलने लगी चैनल पर कि भाई पाकिस्तान का जो इलाका है वो सेफ नहीं है, जो उनका वो मानते हैं कि इलाका है, लेकिन वो तो है भारत का।
तो उनको लग रहा है कि पीओके अब भारत में मिल जाएगा, क्योंकि राफेल जो है वो पीओके की रेकी करके गए। सुनिए वहां की मीडिया में किस तरह जो पाकिस्तान में खौफ है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब उसके चैनल को खबर तो चलानी है, तो कह रहा है कि भाई राफेल जो है वो हड़बड़ा गया जिस तरह से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। अरे भाई तुम खुद ही बता रहे हो कि हम अपने ही एरिया में थे और राफेल को जाने की जरूरत नहीं होती, वो इधर से ही ठोक सकता है। लेकिन इन कम पढ़े लिखे लोगों को कौन बताए। लेकिन इतना जरूर है कि इनको समझ में आ गया कि पीओके की रेकी तो हो गई। पीओके के आसपास राफेल का आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इस खबर से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। इसके बाद पाकिस्तान में फेक न्यूज की फैक्ट्री एक्टिवेट की इन लोगों ने। सोशल मीडिया पर फाइटर जेट क्रैश का एक वीडियो वायरल करके दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत का राफेल मार दिया। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने तुरंत पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोल दी। बताया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत का कोई फाइटर जेट नहीं गिराया। भाई जो वीडियो वायरल कर रहे हो वो राफेल का है ही नहीं। 2024 में क्रैश हुई एक सुखोई विमान का है। यानी पाकिस्तान में हमले का खौफ इस कदर है कि अपने डर को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है। खुद को युद्ध के लिए तैयार बताने के लिए पाकिस्तान फेक न्यूज फैला रहा है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से जुबानी फायरिंग ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान के मंत्री अपने मुंह से ही भारत पर न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, ऐसा लग रहा है जैसे जीप की जगह न्यूक्लियर बम हो, क्या अभी लत से गिरा देंगे। भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वालों में अब मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का नाम भी जुड़ गया है। वो भी लाइन में लग गए कि मैं क्यों नहीं बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी कि हम न्यूक्लियर अटैक कर। ये मरियम है और देश इनका मरियल है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करा लूं इनसे। एक तरफ पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से भारत को देख लेने की धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज युद्ध के माहौल में भी पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रही है। अपनी युद्ध की तैयारियों को दिखाने के लिए पाकिस्तानी फौज जो वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है उसमें वीडियो गेम वाले एनिमेशन लगा रही है। भाई आप ये वीडियो देखिए जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे वीडियो गेम के एनिमेशन को यूज करके पाकिस्तान दिखा रहा है कि भाई हम तैयार हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फौज ने इस वीडियो में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष मिशन के फुटेज यूज कर लिए। और तो और पाकिस्तान ने ऐसे हथियारों के वीडियो चेप दिए जिनको खरीदने की उसकी औकात नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने वीडियो में S-400, S-300 जैसी एंटी मिसाइल सिस्टम के भी फुटेज लगा दिए। ये वही मिसाइल सिस्टम है जिनके लिए पाकिस्तान दुनिया भर में सालों से भीख मांग रहा है, जिन्हें खरीदने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। और वो वीडियो में लगा दिया क्योंकि उसको लग रहा है भाई पब्लिक में तो हम क्या दिखाएंगे, भाई हमारी क्या तैयारी है कि हम F-16 छुपा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने हम काबिल हो उतनी काबिल हमारी जनता। तो हम जो है ऐसे ही कुछ वीडियो बना के डाल दो, उनको कहां पता चल रहा है कि भाई ये सब चल रहा है। ये इसकी तैयारी है पाकिस्तान की। भाई नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, वीडियो वाले गेम के फुटेज लगा रहा है, फर्जी वीडियो चला रहा है। ऐसे वीडियो गेम वाले फुटेज दिखाकर पाकिस्तानी सेना बच नहीं पाएगी और ना ही पाकिस्तान बचेगा, क्योंकि एक तरफ बलूच विद्रोही, दूसरी तरफ टीटीपी, पाकिस्तानी फौज एक साथ युद्ध के कई मोर्चों पर लड़ रही है और पिट रही है। आए दिन कभी बलूच तो कभी टीटीपी के हाथों मारी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही ग्वादर के पासनी इलाके में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के काफिले पर अटैक किया, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक एजेंट की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। इससे पहले रविवार रात को बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के एक जवान की हत्या कर दी। शुक्रवार को ही क्वेटा में बीएलए के हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। यानी पाकिस्तान सैंडविच बना हुआ है बॉस। बलूच आर्मी घर के अंदर से ठोक रही है, उधर से तालिबान है, इधर से भारत ठोकने वाला है। पिछले महीने ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली थी, उसमें सवार पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। मतलब पाकिस्तानी सेना भारत के साथ जंग की तैयारी कर रही है। उसके सैनिक और एजेंट खुद के देश में ही सेफ नहीं है। अरे तुम पहले बलूच से तो लड़ो, हमसे क्या लड़ने आए हो यार। पहलगाम हमले के बाद एक तरफ पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर है, दूसरी तरफ बलूच, पश्तून और सिंधी विद्रोहियों ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते महीने ही जिनेवा में बलूच नेशनल मूवमेंट और पश्तून तहफूज मूवमेंट ने मिलकर पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ने का ऐलान किया। पाकिस्तान की दमनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। पाकिस्तान में बलूच, पश्तून और सिंधी तीनों पर ही पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के ये शिकार हैं, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले पश्तून पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी बलूचिस्तान में रहते हैं। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ है, जो पाकिस्तान की जनसंख्या का 18% है। पंजाबियों के बाद पश्तून ही पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। बलूचों की तरह पश्तूनों पर भी पाकिस्तानी आर्मी अत्याचार करती है। पाकिस्तानी फौज पर पश्तूनों के नरसंहार और अपहरण के आरोप लगते रहते हैं। बलूचों की तरह पश्तून भी पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान की आर्मी भारत से लड़ने के लिए इधर खड़ी होगी,
तो सोचिए उधर कितना बड़ा विद्रोह होगा, उनको कौन संभालेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तान कैसे चारों तरफ से घिरा हुआ है, मैं आपको जरा ये दिखाना चाहता हूं। जरा इस मैप को देखिए कि पाकिस्तान के कैसे 3 टुकड़े हो सकते हैं। जरा इसको अगर हम यहां स्क्रीन पर दिखाएं, अच्छा वहां नहीं जाएगा, यहां दिखाते हैं। चलिए जरा स्क्रीन पर दिखाइए कि जो मैप मैं आपको दिखा रहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान में बगावत चल रही है, आप देखिए वहां पर बलूचिस्तान में, ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान में। उसके अलावा बलूचिस्तान में बगावत चल रही है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर बगावत चल रही है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से भिड़ने के लिए अपने सैनिक अफगान बॉर्डर से हटाने पड़े। और यह पहला मौका है, आप देखिए भाई, 65, 71 और 99 तीनों बार जब पाकिस्तान हारा तो उसको कम से कम एक सेफ्टी ये रहती थी कि भाई अफगानिस्तान की तरफ से उसको कोई नहीं ठोकेगा। यह ऐसा मौका है जब अफगानिस्तान का तालिबान भी उसको ठोक रहा। तो पाकिस्तान ऐसे सैंडविच बना हुआ है, इधर से भारत, इधर से अफगानिस्तान, और अंदर ही अंदर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ऐसी हालत में भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। भारत की जिस तरह से तैयारी है उससे पाकिस्तान के लोगों के अंदर किस तरह का डर है, इसकी गवाही खुद पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को पक्का यकीन है कि भारत छोड़ेगा नहीं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए संकट खत्म नहीं हो रहा। अब लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। हाफिज सईद को लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि हाफिज सईद को मार गिराएगा वो। पहलगाम अटैक का बदला लेगा लॉरेंस बिश्नोई। हाफिज सईद की तस्वीर को लाल निशान से उसने क्रॉस कर दिया है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तस्वीर पोस्ट की है। पाकिस्तान में घुसकर ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा, यह लॉरेंस बिश्नोई ने कह दिया है। तो पहले ही आप देखेंगे कि खालिस्तानी रोना रो रहे थे कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनको ठोक रहा है। दूसरी जगहों पे भी कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश के विरोधियों को खत्म कर रहा है। और अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने दावा किया है कि वो पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को ठोक देंगे। लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि कई लोगों को लगता है कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो जेल के अंदर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी टारगेट को टपका देता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ठान लिया तो हाफिज सईद जैसे आतंकियों का भी काम तमाम हो जाए। हाफिज सईद को लेकर पहले से ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हाफिज सईद जैसे आतंकी भारत के बड़े टारगेट हैं। इसी से पाकिस्तान सरकार परेशान है। पीएम शहबाज शरीफ को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के अंडरग्राउंड होने की खबर है। पाकिस्तान मान रहा है कि किसी भी वक्त बड़ा एक्शन होगा। और जो टारगेट लिस्ट है उसमें कैसे किसका नाम है और उन पर कैसे भारत जो है हमला कर सकता है, अब वो दिखाता है। अब आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आप यह भी देखिए कि पाकिस्तान में भारत की किस टारगेटेड अटैक वाली लिस्ट की इन दिनों चर्चा हो रही है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार सब कुछ छोड़कर आतंकियों को बचाने में जुट गई। इस लिस्ट में पहला नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद का चल रहा है, जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का फाउंडर और चीफ है। चर्चा है कि हाफिज सईद के साथ ही लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पर भी टारगेट लॉक हो चुका है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुरीद के इलाके में। बदले की लिस्ट में दूसरा नाम इंटरनेशनल आतंकी मसूद अजहर का है, जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है। चर्चा तो यह भी है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप भी टारगेट पर है, जो पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में। तमाम चर्चाएं जो चल रही हैं उसमें पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर का हेडक्वार्टर भी टारगेट पर है। इन टारगेट्स की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर पर भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि इस हमले में शामिल आतंकियों और हमले की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। पीएम मोदी का वो बयान आपको याद दिलाता हूं और उसके बाद बताता हूं कि हाफिज सईद पर टारगेट कैसे लॉक हो चुका है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है
उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक तरफ पाकिस्तान में भारत के टारगेटेड अटैक की लिस्ट की चर्चा है, दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आतंकी हाफिज सईद की लोकेशन भी ट्रेस हो चुकी है। पाकिस्तान में हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकानों का पता चल गया है। सैटेलाइट तस्वीर में हाफिज सईद के लाहौर के एक रिहायशी इलाके में होने की पुष्टि हुई, जो भारत के हमले के डर से लाहौर में घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में रह रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर के जोरम टाउन में हाफिज सईद का घर साफ साफ नजर आ रहा है। हाफिज सईद के ठिकाने की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि हाफिज एक बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहता है, जिसके पास में ही हाफिज सईद का प्राइवेट पार्क भी है। इसी परिसर की एक बिल्डिंग में 2 मस्जिदें और मदरसे हैं। दावा किया जा रहा है कि इनके नीचे हमले से बचने के लिए बंकर भी बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर में E116 जोहार टाउन हाफिज सईद का पता है। जिस परिसर में हाफिज रहता है वो करीब 5000 स्क्वायर फीट में फैला है। यह इलाका लाहौर शहर के बीचों बीच बसा है और घनी आबादी के बीच पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पहले ही भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में नंबर 1 पर है और पहलगाम हमले के बाद लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी भी ली। हालांकि बाद में भारत के गुस्से को देखकर TRF ने पहलगाम हमले में हाथ होने से इनकार किया, लेकिन उसका आका हाफिज सईद भारत की टारगेट लिस्ट में अभी भी टॉप पर है। पाकिस्तान की सरकार, सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जनता से ज्यादा फिक्र अपनी गोद में पल रहे आतंकियों की है। आतंकियों को लेकर पाकिस्तान का यह डर इसलिए भी है क्योंकि पहले ही अज्ञात बंदूकधारियों के हमलों में 20 से ज्यादा आतंकी पाकिस्तान की मिट्टी में मिल चुके। इसलिए अब पाकिस्तान ने पूरा जोर आतंकियों के आकाओं को बचाने में लगाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ISI ने आतंकी हाफिज सईद को एबटाबाद में मौजूद अपने एक सेफ हाउस में पहुंचा दिया। एबटाबाद वो जगह है जहां एक समय पाकिस्तान ने आतंकी संगठन अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को भी छुपाया था, लेकिन साल 2011 में अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर जो ऑपरेशन करता है और उसमें ओसामा बिन लादेन को खत्म करता है, वो दुनिया में चर्चा का विषय बनती है। दावा तो यह भी है कि हाफिज सईद को 27 अप्रैल को मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर में एक इवेंट में शामिल होना था, लेकिन टारगेटेड अटैक के डर से हाफिज का इवेंट ही रद्द कर दिया गया कि भाई तुम आओ ही नहीं, पता नहीं कब कौन ठोक दे। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को भाई बहावलपुर में ISI के किसी सेफ हाउस में छुपाया गया और जैश के आतंकी कैंप से भी आतंकियों को शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान अपने आतंकियों और उनके आकाओं को जितना चाहे इधर उधर शिफ्ट करे, उन्हें बंकर में छुपा दे या किसी और सेफ हाउस में रख दे। उन्हें बचा पाने का प्लान अब पाकिस्तान को सूझ नहीं रहा, क्योंकि भारत के पास टारगेटेड अटैक के लिए कई हथियार हैं, कई मौके, कई तरीके। पहला, पाकिस्तान में घुसकर भाई ठोक देना, जैसा ओसामा बिन लादेन के खात्मे के लिए अमेरिका ने किया। दूसरा, अपने ही देश में बैठकर टारगेटेड अटैक करना, जैसा इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के लिए किया था। अब यह भी देखिए कि भारत के डर से जिस एबटाबाद में ISI के सेफ हाउस में हाफिज सईद को छुपाए जाने की खबर है, यह वही एबटाबाद है जहां इससे पहले पाकिस्तान अल-कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को छुपाने में नाकाम रहा था, क्योंकि साल 2011 में अमेरिका ने इस एबटाबाद में पहले ड्रोन की मदद से लादेन के ठिकाने का पता लगाया। लोकेशन कंफर्म होने के बाद अमेरिकी नेवी सील के कमांडो लादेन के ठिकाने में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर लादेन को खत्म कर दिया। यही नहीं, 2022 में अमेरिका ने अपने घातक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की मदद से अल-कायदा के खूंखार आतंकी काबुल में ढेर किए। इसके लिए अमेरिका को अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल तक नहीं होना पड़ा था। इजराइल ने किस तरह अपने देश में बैठे बैठे ईरान की राजधानी में कड़ी सुरक्षा के बीच होटल में बैठे हमास के चीफ को खत्म कर दिया था, यह भी आपको याद होगा। इसके लिए इजराइल ने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को ट्रैक किया था, तेहरान में उसके ठिकाने की जानकारी जुटाई थी और फिर गाइडेड मिसाइल से उसके ठिकाने पर अटैक कर दिया था। मिसाइल की वजह से हुए धमाके में हमास चीफ की मौत हो गई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को लेबनान में घुसकर मारा था। हसन नसरुल्लाह लेबनान में अपने गुप्त ठिकाने में आतंकियों के साथ मीटिंग कर रहा था। इजराइल ने उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और हवाई हमला करके उस इमारत में करीब बंकर बस्टर 80 बम गिराए, जिससे हुए धमाके में इमारत और उसमें बना बंकर ध्वस्त हो गया और नसरुल्लाह समेत
सभी आतंकी मारे गए। यानी ऐसा नहीं है कि हाफिज सईद और दूसरे आतंकी कहीं छुप जाएंगे, मसूद अजहर वगैरह, तो उनको मारना जो है वो नामुमकिन है। यह भी देखिए कि इस्माइल हानिया के बाद हमास के चीफ बने याहिया सिनवार का इजराइल ने गाजा में घुसकर खात्मा किया था। इजराइल के ड्रोन ने याहिया सिनवार के एक इमारत में छुपे होने की पुष्टि की। इस दौरान सिनवार को ड्रोन की तरफ कुछ फेंकता हुआ नजर आया था वो। इसके बाद इजराइल ने उसके ठिकाने को गाइडेड मिसाइल से अटैक कर उड़ा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत भी अमेरिका या इजराइल की स्टाइल में उसकी जमीन पर छुपे आतंकियों और उनके आकाओं का खात्मा कर सकता है, क्योंकि भारत के पास उस तरह के घातक हथियार मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया था, चाहे बात ड्रोन की हो, गाइडेड मिसाइल की हो या फिर बंकर बस्टर बॉम्ब की। भारत के पास भी बंकर या किसी इमारत में छुपकर बैठे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए नाग MK2 जैसी घातक गाइडेड मिसाइल है, जो कमरा तो क्या, एक ही बार में मजबूत टैंकर को भी तबाह करने की ताकत रखती है। इस घातक नाग MK2 मिसाइल की खूबियां भी आपको बताता हूं। थर्ड जनरेशन की नाग MK2 मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, मतलब निशाना लगाओ और भूल जाओ। नाग MK2 को आगे जो करना है वो खुद कर लेती है। यह मिसाइल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी मदद से यह लॉन्च होने से पहले ही टारगेट को लॉक कर लेती है। दिन है, रात है, फर्क नहीं पड़ता, सर्दी है, बरसात है, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी परिस्थिति में इस मिसाइल का निशाना सटीक बैठता है। इस मिसाइल की रेंज 7 से 10 किलोमीटर है और यह 230 मीटर प्रति सेकंड यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। आसान भाषा में कहें तो नाग MK2 मिसाइल 4 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन का सिर्फ 17 से 18 सेकंड के अंदर खात्मा कर देती है। सिर्फ 45 किलोग्राम वजन और करीब 6 फीट लंबी इस मिसाइल को कंधे पर रखकर आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसी तरह भारत के पास अत्याधुनिक हेरोन मार्क 2 ड्रोन भी है, जो न सिर्फ दुश्मन के गुप्त ठिकानों का पता लगाने की ताकत रखता है, बल्कि उसे तबाह करने का भी दम रखता है। इस ड्रोन की खूबियों की बात करें तो हेरोन मार्क 2 ड्रोन का सैटेलाइट लिंक इसे 36 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की ताकत देता है। यह ड्रोन BLOS यानी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट तकनीक से लैस है, यानी इसे देश के किसी भी कोने से ऑपरेट करके किसी भी इलाके की निगरानी की जा सकती है। यह ड्रोन लंबी दूरी पर मौजूद टारगेट पर लेजर से निशाना साध लेता है और फिर मिसाइल की मदद से टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन किसी भी मौसम, किसी भी तरह की जमीन पर ऑपरेट कर सकता है। यह ड्रोन कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी टैंक हथियार और बॉम्ब सब ले जा सकता है। पाकिस्तान पर एक्शन के साथ साथ पीएम मोदी घर की सफाई भी कर रहे हैं। देश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तर भी बांधा जा रहा है। वीजा के नाम पर भारत में सालों से मौज काट रहे कई पाकिस्तानी तो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 40 साल से ये लोग भारत में टिके हुए थे। इन लोगों ने यहां राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बनवा लिया था, वोटर कार्ड बनवाकर बैठे थे ये पाकिस्तानी, चुनाव में वोट डाल रहे थे। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले पर कहते हैं यह भारत का मसला है, भारत से निकाले जाने पर कहते हैं भारत हमारे साथ जुल्म कर रहा है, कश्मीर में हमला हुआ और सजा हमें मिल रही है। सवाल है कि भाई ये पाकिस्तानी यहां कर क्या रहे थे, और क्या इसीलिए ये नैरेटिव था कि कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पता था कागज दिखाएंगे तो ये होगा। अब इन सारे लोगों को उठा के बाहर किया जा रहा है, निकलो बाहर, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। कई महिला, इनमें से ऐसी कई भारतीय महिलाएं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, शादी हुए भी 10-10 साल हो चुके हैं, लेकिन न तो पाकिस्तान की नागरिकता ली है और ना ही पाकिस्तान में रहती हैं। पाकिस्तान की ऐसी ही बहुरानियों पर बाबा बागेश्वर ने चुटकी ली। इस मौके पर बाबा बागेश्वर को सानिया मिर्जा भी याद आ गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में तो भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही है। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। पीएम मोदी अच्छा देखिए रह यहां रही हैं, पाकिस्तान जाने में बुरा लग रहा है और कह रही हैं कि क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले। ये भी नहीं कह रहे कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, हमारे अपने हिंदुस्तान वाले क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले। इनके लिए हिंदुस्तान अलग है, दिल पाकिस्तान में है, रहना हिंदुस्तान में।